हेलो फ्रेंड्स टॉपर मैथ बाय डीएन सर की क्लास में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 का मैथ, जो कि मात्र 260 प्रश्न आपको पढ़ना है और इन्हीं 260 प्रश्न में ही आपके क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों 260 क्वेश्चन में से हम लोग 50 प्रश्न पढ़ चुके हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 51, 52, 53 नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे और समय बचेगा तो 54 और 55 को भी देखा जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो आगे आइए क्वेश्चन नंबर 51 को हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर जो 51 है, इसका हल कैसे किया जाएगा। ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन 51 में क्या कहता है, किसी भिन्न के अंश व हर में एक जोड़ने पर भिन्न का मान 4/5 हो जाता है। यदि अंश व हर प्रत्येक में से एक घटा दिया जाए तो नई भिन्न का मान 3/4 हो जाता है। भिन्न ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है कि भिन्न में अंश होता है और हर होता है, तो हम मानेंगे भिन्न का अंश x तथा हर y है। ठीक है, हमने भिन्न का अंश क्या माना x और हर क्या माना y। ठीक है, भिन्न क्या होगा, जो भिन्न होगा वो अंश बटा हर होगा, यानी x बटा क्या होगा y। अब आप आएंगे प्रश्नानुसार, प्रश्न जो कहता है उसके अनुसार हम कार्य करेंगे। तो क्या लिखेंगे प्रश्नानुसार में, चूँकि किसी भिन्न के अंश व हर में एक जोड़ने पर, क्या लिखेंगे, चूँकि भिन्न के अंश व हर में एक जोड़ने पर भिन्न का मान कितना हो जाता है, 4/5 हो जाता है। ठीक है, प्रश्नानुसार में इस बात को लिख लेंगे। इसलिए अब हम भिन्न जो दिया है x बटा y, इसके अंश व हर में क्या जोड़ा जाता है, 1 जोड़ा जाता है। क्या जोड़ा जाता है, 1। तो इस भिन्न का मान कितना हो जाता है, 4/5 हो जाता है। अब हम 5 का इसमें गुणा करेंगे तो 5x + 5 होगा, 5 का गुणा x + 1 में होगा, और y + 1 जो है इसका गुणा 4 में होगा। तो 4 का y में करेंगे तो 4y + 4 1 कम कितना हो जाएगा, 4। अब 4y किधर लाइए तो ये होगा 5x - 4y बराबर क्या लिखा है, 4, और ये +5 जब उधर भेजेंगे तो -5 होगा, यानी 5x - 4y बराबर 5, 4 में से 5 घटेगा -1 आएगा। क्या आएगा, -1। इसे समीकरण नंबर क्या बोलेंगे, 1। आगे हम लिखेंगे पुनः जब क्या बोलता है, अंश व हर प्रत्येक में से एक घटा दिया जाए तो नई भिन्न का मान 3/4 हो जाता है। तो यहाँ लिखेंगे जब अंश व हर प्रत्येक में से एक घटा दिया जाए, एक क्या किया जाए, घटा दिया जाए। ठीक है, तो नई भिन्न का मान कितना हो जाता है, 3/4 हो जाता है, 3/4 हो जाता है। ठीक है, हो जाता है। ठीक, आगे देखिए, इसलिए का यहाँ चिन्ह लगा लेंगे। इसलिए अब भाई भिन्न जो था ना, उसके अंश और हर प्रत्येक में से एक घटा दीजिए, यानी अंश में से एक घटा दीजिए और हर में से भी एक घटा दीजिए, तो इसका मान 3 कितना हो जाता है, 4 हो जाता है। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, हम 4 का इधर गुणा करेंगे तो आएगा 4x - 4। 4 का गुणा किस में होगा, 4 का गुणा x - 1 में होगा। 3 का गुणा y - 1 में करके यहाँ लिखिए तो 3y - क्या हो जाएगा, 3। अब पक्षांतर कर लीजिए तो 4x - 3y
बराबर -3 प्लस कितना हो जाएगा 4। ठीक है, -4 उधर जाएगा। आगे देखिए क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर फिर से देख लीजिए 4x - 3y बराबर में क्या हो जाएगा -3 प्लस 4। अब यहाँ पे देखिए 4x माइनस क्या लिखा है 3y बराबर 4 में हम -3 में हम जब 4 को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा 1 मिलेगा। ये समीकरण नंबर क्या हो जाएगा 2। अब हमें समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करना है, बाकी किसी को नहीं। ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं और समीकरण 1 2 को रहने दे रहे हैं क्योंकि इन्हीं को हमें सॉल्व करना है, तो इसको हटा देते हैं। ठीक है, चलिए देखिए अब इसे हल करने के लिए 2 विधियां हैं, 3 विधियां हैं, है ना। विलोपन, प्रतिस्थापन, वज्र गुणनखंड विधि। तो हम इसे विलोपन विधि से हल करेंगे। y का विलोपन करेंगे, y के आगे यहाँ 4 है और यहाँ y के आगे क्या है 3। तो समीकरण 2 में देखिए y के आगे 3 दिया है, तो इस 3 का गुणा हम समीकरण 1 में करेंगे। तो यहाँ आपको लिखना होगा समीकरण 1 गुणे 3 तथा समीकरण 2 गुणे 4 से। ठीक है, समीकरण 2 में किसका गुणा होगा 4 का, क्योंकि समीकरण 1 में y का गुणांक क्या है 4 है, तो इसी 4 का गुणा समीकरण 2 में होगा और इसका गुणांक 3 है तो इसमें 3 का, तो 3 का गुणा करके इसमें बताइए पूरे समीकरण में 3 का गुणा। 3 × 5 = 15 माइनस 3 × 4 = 12 बराबर 3 × 1 = 3। समीकरण नंबर ये 3 हो जाएगा। और समीकरण 2 में किसका गुणा करना है 4 का, तो बताइए 4 × 4 = कितना आएगा 16 माइनस 4 × 3 = 12 बराबर 4 × 1 = 4। ये समीकरण नंबर 4 बन जाएगा। ठीक है, अब हम घटाना करेंगे समीकरण 3 में से समीकरण 4 को, तो चिन्ह बदलेगा, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस और यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा। 12y हमारे कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि ये 12y प्लस में हो और ये 12y माइनस में है, इसीलिए। अब बताइए 16 में से 15 में से 16 घटेगा तो क्या बचेगा -x बचेगा। अब -3 -4 मिल के -7, माइनस से माइनस कट गया तो x बराबर कितना आ गया 7। समीकरण 1 में x बराबर 7 रखने पर, x बराबर क्या रखने पर 7 रखने पर। ठीक है, x का ये मान समीकरण 1 या 2 का ही रख सकते हैं, तो मैं समीकरण 1 में रख रहा हूँ। अब बताइए क्या लिखा है 5 गुणे x के जगह 7 माइनस में क्या है 4y बराबर क्या दिया है -1। 7 × 5 = 35 होता है, -1 इधर आएगा तो +1 होगा बराबर के इधर 4y को ले जाइए। ठीक है, ये माइनस है उधर जाके प्लस हो गया। अब बताइए 35 से कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, तो 4y का मान कितना हो गया 36। 4 से 36 कट जाएगा 9 बार में, तो y बराबर कितना आ गया 9। y बराबर कितना आ गया 9। आपको क्या बताना है इस क्वेश्चन में भिन्न बताना है। देखिए भिन्न ज्ञात कीजिए, तो भिन्न आपका x/y था कि नहीं था, भिन्न क्या था x/y था। x का मान आपने क्या निकाला 7 और y का मान कितना निकाला 9, यही आपका क्या हो जाएगा भिन्न हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 51 आपका समाप्त हो जाता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 52 को देखते हैं, इसको हटा देते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 52 को देख लीजिए कैसे सॉल्व किया जाएगा। यहाँ पर 52 का हल लिख लीजिए। एक आयताकार मैदान की लंबाई में 2 मीटर की कमी और चौड़ाई में 2 मीटर की वृद्धि कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल 10 वर्ग मीटर बढ़ जाता है, परंतु यदि लंबाई में 2 मीटर की वृद्धि और चौड़ाई में 3 मीटर की कमी कर दी जाए तो क्षेत्रफल 45 वर्ग मीटर कम हो जाता है। मैदान की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए यही है आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो कोई आयताकार मैदान है, उसकी लंबाई और चौड़ाई हमें बताना है। तो मान लेते हैं कि इसकी लंबाई x मीटर है और चौड़ाई क्या मान लेते हैं y मीटर है। ठीक है, यहाँ आपको मानना पड़ेगा, तो यहाँ लिख लीजिए माना आयताकार मैदान की लंबाई, आयताकार मैदान की लंबाई x मीटर तथा चौड़ाई y मीटर है। ठीक है, ये आप मान लेंगे।
अब बताइए, जब आयताकार मैदान की लंबाई x मीटर है और चौड़ाई क्या है, y मीटर है, तो आयताकार मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा? आयताकार मैदान का क्षेत्रफल, तो मैदान का क्षेत्रफल निकालने के लिए सूत्र क्या होती है? लंबाई गुणे चौड़ाई। आयताकार मैदान का क्षेत्रफल इसी से निकलता है ना। लंबाई हम x लिखेंगे, चौड़ाई क्या लिखेंगे? y। दोनों का गुणा करने से x y हो जाएगा और क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। अब आ जाइए प्रश्नानुसार। देखिए प्रश्न क्या कहता है, चूंकि में उस बात को लिख लीजिए। तो कहा एक आयताकार मैदान की लंबाई में 2 मीटर की कमी और चौड़ाई में 2 मीटर की वृद्धि कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल 10 वर्ग मीटर बढ़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम वही बात लिखेंगे। क्या लिखेंगे? चूँकि एक आयताकार, ठीक है, मैदान, चूँकि एक आयताकार मैदान की लंबाई में 2 मीटर की कमी और चौड़ाई में 2 मीटर की वृद्धि कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल 10 वर्ग मीटर बढ़ जाता है। यहाँ तक आप लिख लीजिएगा, यहाँ तक 10 वर्ग मीटर बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। यहाँ तक आपको पूरा लिख लेना है, डैश डैश कर दिए बीच में, यानी कि सारी बातें लिखाएगी। ठीक है ना। इसलिए अब देखिए आयताकार मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा, इसलिए आयताकार मैदान का क्षेत्रफल, तो आयताकार मैदान का क्षेत्रफल तो एक्स वाई दिया हुआ है। आयताकार मैदान का क्षेत्रफल क्या दिया? एक्स वाई। लेकिन उसकी लंबाई देखिए क्या बोल रहा है, लंबाई में 2 मीटर की कमी। जो लंबाई एक्स माने है ना, उसमें 2 मीटर क्या होती है? कमी हो जाती है। और चौड़ाई में 2 मीटर की वृद्धि, जो चौड़ाई आप वाई माने हैं उसमें 2 मीटर की वृद्धि हो जाती है। तो ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, इन दोनों का जब गुणा होगा तो क्षेत्रफल निकलेगा। और ये क्षेत्रफल हमारा एक्स वाई के क्या बराबर है? नहीं है। आगे देखिए क्या कहता है, कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल 10 वर्ग मीटर बढ़ जाता है। जब लंबाई में कमी 2 मीटर की होती है और चौड़ाई में 2 मीटर की वृद्धि होती है तो ये क्षेत्रफल 10 वर्ग मीटर क्या होता है? बढ़ जाता है। अब जब ये 10 वर्ग मीटर बढ़ गया तो ये दोनों कैसे बराबर हो पाएंगे? ये पहले का क्षेत्रफल है, ये नया क्षेत्रफल है। ठीक है, तो ये 10 वर्ग मीटर बढ़ गया है, तो हम पहले वाले क्षेत्रफल में 10 को जोड़ेंगे तभी ना बराबर हो पाएगा, क्योंकि ये 10 कम हो गया है और ये 10 बढ़ गया है। ठीक है, तो या तो इसमें से 10 घटाइए ना इसमें जोड़िए तभी बराबर हो पाएगा। अब x का इसमें गुणा कराइए, x का गुणा करेंगे तो एक्स वाई, एक्स का 2 में करेंगे 2x, -2 से y में करेंगे तो क्या आएगा? माइनस का 2y, और -2 का +2 में करेंगे तो -4। बराबर में क्या दिया है? एक्स वाई, उसको इधर उठा लाइए तो -xy हो जाएगा। बराबर में कौन बचेगा? 10। अब इस एक्स वाई से एक्स वाई को काट दीजिए, क्या बचा बताइए? 2x - 2y बराबर 14। -4 उधर जाके जुड़ जाएगा। ठीक है, 2 से पूरे समीकरण में भाग दे दीजिए तो x - y बराबर 7 होगा, समीकरण नंबर 1। पुनः आगे देखिए क्या कहता है, परंतु यदि लंबाई में 2 मीटर की वृद्धि और चौड़ाई में 3 मीटर की कमी कर दी जाए। पुनः क्या बोलता है? यदि लंबाई में 2 मीटर की वृद्धि, ठीक है, 2 मीटर की वृद्धि और चौड़ाई में 3 मीटर की कमी, 3 मीटर की कमी कर दी जाए, है ना, कर दी जाए। देखिए लिखा है 3 मीटर की कमी कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल 45 वर्ग मीटर कम हो जाता है। ये टोटल बात यहाँ लिख लीजिएगा। कमी कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल क्या होता है? 45 मीटर स्क्वायर कम हो जाता है। क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ठीक है, बात समझ रहे हैं ना? आपको कहाँ से लिखना है? यहाँ से लिखना है। यदि लंबाई में 2 मीटर की वृद्धि और चौड़ाई में 3 मीटर की कमी कर दी जाए तो क्षेत्रफल 45 मीटर स्क्वायर कम हो जाता है। इतनी बात को आपको यहाँ लिख लेना है। इसलिए आयताकार मैदान का क्षेत्रफल क्या निकलेगा? इसलिए आयताकार मैदान का क्षेत्रफल, तो भाई पहले तो इसका क्षेत्रफल एक्स वाई दिया है तो हम इसके बराबर एक्स वाई लिखेंगे।
परंतु इसकी लंबाई में 2 मीटर की वृद्धि हो रही है। तो लंबाई x था, उसमें 2 क्या हो गई, बढ़ोतरी हो गई, वृद्धि माने बढ़ोतरी हो गया। और चौड़ाई y था, उसमें 3 की कमी हो गई। तो लंबाई और चौड़ाई का जब यहाँ गुणा होगा तो ये क्षेत्रफल निकल रहा है। ये क्षेत्रफल पहले वाले क्षेत्रफल से 45 वर्ग मीटर क्या होता है, कम हो जाता है। ये पहला वाला जो क्षेत्रफल है ना एक्स वाई, इससे ये 45 क्या होता है, कम हो जाता है। तो जब ये 45 कम हो जाता है तो इसमें 45 को जोड़ दीजिए, या ये 45 ज़्यादा हो जाता है तो इसमें 45 को क्या करिए, घटा दीजिए, 2 में 1 कार्य कर लीजिए। ठीक है, तो इस तरह से इसको आप लिख लेंगे। अब आगे देखिए क्या होगा, x का हम y में गुणा करेंगे तो बताइए क्या आएगा, एक्स वाई। फिर x का 3 में गुणा करेंगे तो माइनस का 3x, 2 का y में करेंगे प्लस के 2y, माइनस 2 का 3 से करेंगे 2 3 6, बराबर में क्या दिया है, एक्स वाई माइनस 45। एक्स वाई से एक्स वाई को काट दीजिए, माइनस 3x प्लस 2y जो दिखाई दे रहा है, बराबर के उधर ले जाइए तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, 3x माइनस 2y हो जाएगा। ये बराबर के दोनों उधर जा रहे हैं, तो इधर कौन बचेगा, इस साइड में माइनस का 6, 45 जब इधर लाएंगे तो प्लस का क्या होगा, 45। अब 45 में से 6 को हटा दीजिए तो क्या बचेगा, 39 बचेगा ना। तो यहाँ बराबर में आप क्या लिख सकते हैं, 39, समीकरण नंबर 2। अब इसी समीकरण 1 और 2 को हमें सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, इसको हटा दीजिए। अब हिंदी देखिए टोटल लिखेंगे तो लंबा हो जाएगा, इसीलिए थोड़ा आप लोग को बता रहे हैं, इतना करते रहिए। अब यहाँ देखिए समीकरण 1 में हम गुणा करेंगे किसका, यहाँ y का गुणांक 2 है। अगर मैं y को काटना चाहता हूँ तो यहाँ 2 रहना चाहिए, तो समीकरण 1 में हमें 2 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण 1 गुणे 2 से, 2 का गुणा करिए तो 2x माइनस 2y बराबर 2 सते 14, समीकरण नंबर कितना हो जाएगा, 3। और समीकरण 2 बताइए क्या दिया हुआ है, 3x माइनस 2y बराबर 39, ये समीकरण नंबर 2 है। दोनों को घटा लीजिए, समीकरण 3 में से समीकरण 2 को, प्लस है तो माइनस बनेगा, ये प्लस बनेगा, ये माइनस, ये हमारा कट जाएगा। 2x में से 3x को घटाइए, माइनस x आएगा। 14 में से 39 को घटा दीजिए तो 9 में से 5 घटेगा तो 4, 9 में से 4 घटेगा तो 5 बचेगा। और यहाँ देखिए क्या बचेगा, 3 में से 1 जाएगा 2, माइनस का 25, माइनस से माइनस कट गया, x बराबर कितना आ गया, 25। अब x बराबर जो 25 आया समीकरण 1 में रख लीजिए, है ना। यहाँ लिख लीजिए समीकरण 1 में x बराबर 25 रखने पर तो यहाँ हम लिखेंगे 25 माइनस वाई बराबर कितना है, 7। 25 माइनस 7 बराबर क्या हो जाएगा, y। 25 में से 7 घटा दीजिए, y बराबर कितना आएगा, 18। कितना आएगा, 18। तो इस क्वेश्चन में क्या कहा है, मैदान की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ आप लिख लीजिएगा, अतः आयताकार मैदान की लंबाई कितनी निकल गई, 25 मीटर तथा चौड़ाई 18 मीटर। कितना निकल गया, 18 मीटर। ठीक है, तो 25 मीटर और 18 मीटर इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अब आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53 को कि कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, इसको हटा दीजिए। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर हम 53 डाल लेंगे और यहाँ देखिए, किसी बच्चे को अपने घर से पिकनिक स्थल पैदल पहुँचने में 6 घंटे लगते हैं, किंतु वह साइकिल से उसी दूरी को 2 घंटे में तय कर सकता है। यदि उसकी साइकिल की औसत चाल उसकी पैदल चाल से 7 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो उसकी पैदल चाल और साइकिल चाल ज्ञात कीजिए। तो देखिए उसकी पैदल चाल और साइकिल चाल पूछ रहा है इस क्वेश्चन में, और बोला है कि साइकिल की औसत चाल उसकी पैदल चाल से 7 किलोमीटर प्रति घंटा क्या है, अधिक है। तो दोनों चाल जब पूछ रहा है तो दोनों चाल को आप अलग अलग चाहें तो एक्स वाई मान के लगा सकते हैं, या दोनों को एक्स पर ही लगा सकते हैं। ठीक है, तो आइए इनको एक्स पर ही लगाते हैं। यहाँ मान लेते हैं, माना बच्चे की पैदल चाल
x किलोमीटर प्रति घंटा है। प्रश्नानुसार साइकिल की चाल क्या होगी? साइकिल की चाल तो पैदल चाल से 7 किलोमीटर ज़्यादा है तो x + 7 हो जाएगा, है ना। पैदल जब x चलता है x किलोमीटर प्रति घंटा तो साइकिल से उससे 7 ज़्यादा है तो उसमें 7 को जोड़ लेंगे, x + 7 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अब आप यहाँ क्या लिखेंगे? चूँकि किसी बच्चे को अपने घर से पिकनिक स्थल पैदल पहुँचने में 6 घंटे लगते हैं, ठीक है। इस बात को यहाँ लिख लीजिएगा, चूँकि किसी बच्चे को अपने घर से पिकनिक स्थल पहुँचने में 6 घंटे लगते हैं, ठीक है। चूँकि किसी बच्चे को अपने घर से पिकनिक स्थल पहुंचने में 6 घंटे लगते हैं। कितने घंटे लगते हैं? 6 घंटे लगते हैं, ठीक है। ये बात आप यहाँ लिख लीजिए। इसलिए बच्चे के घर से पिकनिक स्थल की दूरी, इसलिए बच्चे के घर से पिकनिक स्थल की दूरी, पिकनिक स्थल की हम क्या निकालेंगे? दूरी। तो बताइए दूरी बराबर क्या सूत्र होता है? चाल गुणे समय होता है ना, चाल गुणे समय। किस चाल से गया भाई? बच्चा पैदल गया है ना अपने घर। किसी बच्चे को अपने घर से पिकनिक स्थल पैदल पहुंचने में 6 घंटे लगते हैं, तो पैदल गया है तो पैदल उसकी चाल क्या माना गया है? x, और समय कितना लगता है? 6x। इनका गुणा करेंगे 6 का x में तो 6x हो जाएगा, ठीक है। समय 6 घंटा लगता है, चाल x है, तो कितनी दूरी हो जाएगी? 6x किलोमीटर। कितनी हो जाएगी? 6x किलोमीटर, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई। बच्चे के घर से पिकनिक स्थल की दूरी कितनी है? 6x किलोमीटर, ठीक है। यहाँ लिखेंगे परंतु वह साइकिल से उसी दूरी को 2 घंटे में तय कर सकता है। 2 घंटे में तय कर सकता है। दूरी वही है जो दूरी पहले गया था अपने घर से पिकनिक स्थल, वही दूरी अब साइकिल से जा रहा है। इसलिए वही दूरी, इसलिए आप क्या लिखेंगे? ऐसे लिख लीजिए। इसलिए पिकनिक घर से पिकनिक स्थल की दूरी, इसलिए घर से, बच्चे के घर से लिख सकते हैं पिकनिक स्थल की दूरी, पिकनिक स्थल की दूरी, पिकनिक स्थल की दूरी, ठीक है। तो इसमें भी फार्मूला आपका वही बनेगा ना, चाल गुणे समय। अब बताइए किस चाल से जाएगा भाई? साइकिल से जा रहा है तो साइकिल की चाल तो x + 7 है, और दूरी कितनी है? समय कितना लग रहा है? 2 घंटे। इनका गुणा करेंगे तो 2x + कितना आ जाएगा? 14। इतना किलोमीटर आ जाएगा, ठीक है। अब आप बताइए दूरी तो वही है ना, जो दूरी यहाँ पर है वही दूरी यही है, तो आप क्या लिखेंगे? चूँकि दूरी समान है, चूँकि दूरी क्या है? समान है, इसलिए 2x + 14 बराबर में क्या हो जाएगा? 6x। 2x को उधर ले जाइए तो 14 बराबर हो जाएगा 6x - का 2x। 14 के बराबर 6 में से 2 घटा देंगे 4x। 4 से 14 को काटिए तो x का मान कितना आएगा? 4 × 3 = 12, 2 बचेगा, 4 × 5 = 20। 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी पैदल चाल उसकी कितनी है? पैदल चाल कितनी है? 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा। और साइकिल की चाल कितनी होगी? साइकिल चाल कितनी होगी? तो इसमें 7 को जोड़ देंगे, 7 × 3 कितना हो जाएगा? 10.5, 10.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो उसकी साइकिल चाल और पैदल चाल दोनों आपने निकाल लिया, ठीक है। यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इसके बाद हम लोग अभी क्वेश्चन नंबर 54 और 55 को देखेंगे।
तब तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, ठीक है। और अपने दोस्तों को आप वीडियो को जल्द से जल्द शेयर कर दीजिए ताकि जाके सभी दोस्त इस वीडियो को देख सकें, ठीक है दोस्तों। तो चलिए इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 54 और 55 देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 54 आपके सामने है, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। आपको पता है जैसे जल जब स्थिर आता है तो उस कंडीशन में आदमी क्या करता है, इस पे तैरता है तो उसकी एक चाल होती है। मान लीजिए आदमी तैरते हुए जा रहा है, ठीक है, यहाँ पर कोई आदमी है जो इस तरह से तैरते हुए इसमें जा रहा है, ठीक है, और ये जल क्या है, स्थिर है। तो उस समय इसकी स्पीड कुछ अलग होगी, लेकिन ये मान लीजिए ऐसे बह रहा है, धारा ऐसे चल रही है, इस तरह से ऐसे आपकी धारा चल रही है। तो जब ये आदमी धारा की तरफ तैरते हुए जाएगा तो इसकी चाल तेज हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि आदमी की जो सामान्य चाल होती है, जो स्थिर जल में ये तैरता है, उस चाल में ये धारा की चाल क्या होती है, जुड़ जाती है, इसलिए इसकी चाल क्या होती है, तेज हो जाती है। और जब आदमी इस साइड से इधर तैरते हुए आएगा तो धारा ऐसे जा रही है, तो उस समय आदमी की चाल क्या होती है, कम हो जाती है, क्योंकि ये धारा आदमी के चाल को कम करता है, रोकता है, यानी कि आदमी की चाल में से धारा की चाल घट जाती है, ठीक है। अगर जो आदमी की चाल कम हो, धारा की चाल ज़्यादा हो तो आदमी तैर नहीं पाएगा, धारा के साथ बह जाएगा, ठीक है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन में यही पूछा है, उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 54 का हल लिख लेते हैं और लिखेंगे माना ऋतु की स्थिर जल में तैरने की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। हम मानते हैं कि ऋतु 1 घंटा में जब स्थिर जल रहेगा तो x किलोमीटर तैर सकती है और धारा जब चलेगी तो धारा की चाल हमने सिर्फ माना है क्या है, y किलोमीटर प्रति घंटा। अब प्रश्नानुसार देखिए, प्रश्नानुसार में क्या कहा है, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। तो आप यहाँ लिख लीजिए, चूंकि ऋतु 2 घंटे में, चूंकि ऋतु धारा के अनुकूल लिखा है ना, चूंकि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। इसलिए हम क्या लिखेंगे बताइए, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है ना। तो धारा के अनुकूल पहले क्या होता है, इस बात को समझिए। धारा का अनुकूल ये होता है कि वह धारा जिस दिशा में बह रहा है उसी दिशा में तैर कर जा रही है। जिस दिशा में धारा चल रही है उसी दिशा में ऋतु तैर के जा रही है। अगर धारा इधर जा रही है तो इधर ये ऋतु भी तैर के जा रही है। तो इस कंडीशन में क्या होगी, दोनों की चालें क्या होगी, धारा की और ऋतु की जो सामान्य स्थिर जल में चाल है वो दोनों क्या होगी, जुड़ जाएगी, ठीक है। इसलिए आप क्या लिखेंगे, ऋतु द्वारा 2 घंटे में तय की गई दूरी, 2 घंटे में तय की गई दूरी। तो दूरी कितना बताया गया है, 20 बताया गया है। या दूरी बराबर, यहाँ सूत्र लिख लीजिए, दूरी बराबर सूत्र क्या होता है, चाल गुणे समय। अब देखिए ऋतु द्वारा 2 घंटे में तय की गई दूरी कितना है, 20 किलोमीटर, और चाल कितना हो जाएगा बताइए। तो x प्लस वाई यहाँ चाल हो जाएगा। क्यों, हम बता रहे हैं कि स्थिर जल में उसकी चाल x है और धारा की चाल क्या है, y है।
तो जब एक ही दिशा में दोनों, जिस दिशा में धारा बह रही है उसी दिशा में ऋतु चल तैर के जाएगी तो ये तेज तैरेगी। क्यों तैरेगी? क्योंकि ये दोनों चाल आपस में जुड़ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी चाल x + y हो जाएगा। और समय कितना लेती है? 2 घंटा, तो गुणे 2 हो जाएगा। अब 2 से हम 20 को काट सकते हैं, तो बताइए x + y का मान कितना आएगा? 10। समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, पुनः आगे देखिए क्या कहता है। पुनः बोलता है धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। तो पुनः आप लिखिए धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। ठीक है, इसलिए ऋतु द्वारा 2 घंटे में तय की गई दूरी, इसलिए ऋतु द्वारा 2 घंटे में धारा के प्रतिकूल तय की गई दूरी, धारा के प्रतिकूल तय की गई दूरी बताइए क्या हो जाएगा? 4 किलोमीटर। ठीक है ना, धारा के प्रतिकूल तय की गई दूरी का सूत्र क्या होता है? चाल गुणे समय, और बराबर में आप क्या लिखेंगे? 4। चाल बताइए अब क्या होगा? जिधर धारा बह के जा रहा है उस दिशा में अब नहीं तैर रही है, उधर से ये तैर करके धारा के दिशा में आ रही है, धारा के विपरीत दिशा में आ रही है। देखिए अगर धारा इधर से इधर जा रही है तो ऋतु इधर से इधर आ रही है, यानी कि धारा उसको रोकेगी, यानी उसकी चाल को धारा क्या करेगी? कम करेगी। तो कम करने का मतलब क्या हुआ? ऋतु के चाल में से धारा की चाल घट जाएगा। तो यहाँ पर जो चाल है ना वो कितना हो जाएगा? x - y, और समय हमारा है 2 घंटा, बराबर में है 4। 2 से हम 4 को 2 बार में काट सकते हैं, x - y बराबर आ जाएगा 2। समीकरण नंबर क्या हो जाएगा? 2। ठीक है, चलिए अब देखिए हम समीकरण 1 और 2 को बस सॉल्व करेंगे, इसी में हमारा क्या हो जाएगा? x और y का मान निकल जाएगा। तो आइए यहाँ समीकरण 1 और 2 को सॉल्व कर लेते हैं। समीकरण 1 देखिए क्या बना है? x + y बराबर 10 बना है समीकरण 1, और x - y बराबर 2 बना है, ये समीकरण नंबर 2 है। दोनों को जोड़ लीजिए, जोड़ते समय y कट जाएगा, 2x आएगा, 10 2 कितना होगा? 12। 2 से 12 आपका 6 बार में कटेगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 6। अब ये x बराबर जो 6 आया है समीकरण 1 या 2 में कहीं रखा जा सकता है, तो समीकरण 1 में मैं रख दे रहा हूँ। समीकरण 1 में x बराबर 6 रखने पर तो 6 + y बराबर 10 हो जाएगा, y बराबर कितना आ जाएगा? 4। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला है? स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल। तो यहाँ पर लिख लीजिए स्थिर जल में तैरने की चाल कितना निकला है? 6 किलोमीटर प्रति घंटा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तथा धारा की चाल कितना निकला है? धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा। यही दोनों क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 54 यानी 54 समाप्त हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 55 जिन्हें हम 55 नंबर क्वेश्चन कहते हैं, आइए देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन आज का है, इसके बाद आप लोग अगले जो क्वेश्चन है उसको अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो आज के दिन बस इतना ही। क्वेश्चन नंबर 55 आइए लास्ट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 55 में क्या कहता है? 2 समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। समपूरक कोण क्या होते हैं? तो 2 कोणों का योगफल जब 180 डिग्री होता है तो उन्हें एक दूसरे का समपूरक कोण कहते हैं। तो यहाँ बड़ा और छोटा कोण है, तो यहाँ मान लीजिए माना बड़ा कोण x डिग्री तथा छोटा कोण y डिग्री का है। ठीक है, हमने बड़ा कोण x डिग्री का माना और छोटा कोण कितना डिग्री का माना? y डिग्री का। प्रश्नानुसार चूंकि हम जानते हैं कि 2 समपूरक कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, चूंकि हम जानते हैं कि 2 समपूरक कोणों का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक है, इसलिए
x डिग्री प्लस y डिग्री बराबर 180 डिग्री, समीकरण नंबर 1। तथा यहाँ देखिए क्या कहता है, दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तथा यहाँ क्या लिखेंगे, चाहे यहाँ पर लिख दीजिए पुनः, दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री क्या है, अधिक है। एन कहा गया है, इसलिए बड़ा कोण x है, छोटा कोण क्या है, y है। क्या ये दोनों बराबर है? बिल्कुल नहीं। बड़ा कोण छोटे कोण से 18 क्या है, ये बड़ा कोण, ये छोटा कोण है। तो बड़ा कोण छोटे से 18 क्या अधिक है। तो जब ये अधिक है 18 तो ये 18 कम होगा, तो बराबर कैसे हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। जो 18 कम उसमें 18 को जोड़ दीजिए। क्या जोड़ दीजिए, 18 को। अब पक्षांतर कर लीजिए तो इधर आएगा तो हो जाएगा x डिग्री माइनस y डिग्री बराबर 18 डिग्री, समीकरण नंबर 2। इसके नीचे समीकरण 1 को उतार लीजिए, x डिग्री माइनस y डिग्री बराबर 180 डिग्री, समीकरण नंबर 1। समीकरण x डिग्री प्लस y डिग्री है ना, समीकरण 2 में समीकरण 1 को क्या करिए, जोड़ दीजिए, y डिग्री से y डिग्री कट जाएगा, x मिलके 2x डिग्री हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे 198 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 198। 2 से इसको काट दीजिए, दोनों 18, दोनों 18। x डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई, 99 डिग्री, यानी x का मान हो गया 99 डिग्री। ठीक है, अभी x का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, x बराबर 99 डिग्री समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में देखिए x के जगह हम 99 लिखेंगे, प्लस का y बराबर का 180। तो y बराबर क्या होगा, 180 माइनस 99, y बराबर घटाइए, 10 में से 9 गया 1, 17 में से 9 गया 8, यानी y बराबर 81 डिग्री। तो वह जो कोण है, बड़ा कोण बताइए क्या है, बड़ा कोण 99 डिग्री का है, छोटा कोण जो है वो कितना है, 81 डिग्री का। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 51 से 55 तक के क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। दोस्तों आप लोग वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, और यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जाती रहे। और सिर्फ आप मैथ में इन्हीं क्वेश्चनों की तैयारी करिए जो हम बता रहे हैं। आपको हाई स्कूल बोर्ड एग्जाम में 100% ये क्वेश्चन मिलने वाले हैं, और इन क्वेश्चन को आप तैयारी किए रहेंगे तो जाते जाते एकदम तुरंत आपको देखने को मिलेगा। और उस समय आप कहेंगे कि हमारे सर जी ने जो बोला था 100% सत्य बोला था। और उस क्वेश्चन को आप हर दिन लगा करके, आराम से लगा करके, मतलब ज़रा भी किसी प्रकार की हिचक नहीं आपके अंदर आएगी, तुरंत आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करके और खुशी खुशी अपने घर आएंगे और अच्छे मार्क बोर्ड एग्जाम में आप हासिल करेंगे। ठीक है, तो आप इन क्वेश्चनों की तैयारी एकदम भली भांति कीजिए, जैसे हम बता रहे हैं एकदम वैसे इसकी तैयारी कर लीजिए, और आगे देखिए कि आपको सफलता कितनी अच्छी मिलती है। ठीक है दोस्तों, अच्छा दोस्तों, नमस्कार।